राजस्थान की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस आदेश में उन्हें बागी विधायकों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा समेत 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। स्पीकर जोशी की तरफ से कपिल सिब्बल दलीलें रख सकते हैं। स्पीकर ने कहा था कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारियां तय की हैं। स्पीकर होने के नाते कांग्रेस के 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया था। अगर अथॉरिटी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी तो उसका काम क्या होगा? दरअसल मंगलवार को इन विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के मामले में हाईकोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की थी। बहस पूरी होने के बाद 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तब तक स्पीकर इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, ये आदेश भी दिया गया था। इसी के खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं पायलट खेमे ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि पायलट और उनके विधायकों का रुख जाने बिना स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर कोई फैसला न सुनाया जाए। पायलट गुट की तरफ से एस हरिहरन ने ये कैविएट दायर की है। वहीं मुकुल रोहतगी सचिन पायलट की तरफ से पैरवी करेंगे। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर वही मसला है जो बार बार हर साल लगभग आता है कि विधायिका और न्यायपालिका के क्या अधिकार हैं और क्या उनकी हदें हैं। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इसमें स्टे लगाया है और सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले हैं उसके आलोक में ये एक कमजोर मसला नहीं बनता है? जी बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल कमजोर मसला बनता है और आज इसी को लेकर के सुनवाई है, क्योंकि सीपी जोशी ने जो बातें उठाई हैं वो बिल्कुल कानून के तहत है और उस सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिए गए थे उसके तहत ये सारी बातें उठाई गई हैं। क्योंकि आया राम गया राम संस्कृति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में साफ कर दिया था कि अयोग्यता के मामले में किसी भी सदस्य को अयोग्य करार देने का अधिकार स्पीकर के पास है। और सीपी जोशी यही बात कर रहे हैं कि अभी तो सिर्फ नोटिस जारी किया हुआ था, जवाब देने से पहले ही वो कोर्ट चले गए, यह गलत है। अगर हाईकोर्ट कोई आदेश जारी करता है तो 1992 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका उल्लंघन होगा, न्यायपालिका और विधायिका में टकराव पैदा होगा, यह भी बातें कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया है सीपी जोशी की तरफ से कि वो कानून के पालन करने वाले हैं और जो भी उन्होंने किया है कानून के दायरे में रह करके किया है। तो गोपाल, इसमें सुनवाई आज है। क्या आपको लगता है कि जो पायलट खेमे की ओर से कैविएट दाखिल हुआ है उसकी वजह से ये थोड़ा लंबा मसला खींचेगा सुप्रीम कोर्ट में, या तत्काल कुछ इसमें आपको निर्देश और आदेश की उम्मीद है? देखिए पंकज जी, जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी, तो हम समझ सकते हैं कि कितने दिन में फैसला आएगा, क्योंकि अगले महीने वो रिटायर्ड होने वाले हैं और जिस तरीके से अभी तक का उनका रिकॉर्ड रहा है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उम्मीद माना जा सकता है कि बिना सचिन पायलट के बात सुने हुए अरुण मिश्रा कोई फैसला नहीं देंगे, क्योंकि कैबिनेट का मतलब ही यही होता है। और आज 11 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू होगी, तो तमाम जो पक्षकार हैं वो अपने अपने जवाब रखेंगे। तो उम्मीद बहुत कम है कि आज ही कोई फैसला आ जाए, लेकिन फिर भी चूंकि अरुण मिश्रा है तो हो सकता है कि तत्कालिक कोई फैसला दे दें और उसके बाद आगे अंतरिम फैसले के लिए तारीख लगा दें। ये एक अजीब बात है कि जज को लेकर भी एक कयास लगाया जा सकता है, और खासतौर पर जिस तरह से न्यायपालिका और विधायिका का मसला लगातार बनता रहता है, ये भी बताता है कि हमारा राजनीतिक जो पूरा तंत्र है वो कैसे इस मुद्दे को हल करने की इच्छा नहीं रखता है। आपका बहुत शुक्रिया गोपाल। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। संजय जी, आखिर फिर घूमकर वही बात आ गई है कि विधायिका और न्यायपालिका के क्या अधिकार हैं, जबकि बार बार ये बात स्पष्ट है। संविधान की मूल भावना क्या है ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष में होते ही पार्टियों का रुख इसमें बदल जाता है। बहरहाल, अब आपको आगे क्या संकेत मिल रहे हैं? पंकज जी, जैसा हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जब से ये मामला कोर्ट में पहुंचा है तब से ये नेताओं के हाथ में नहीं रह गया है। कोर्ट जब फैसला करेगा उसके बाद ही आगे की रणनीति जो भी राजनीतिक खिलाड़ी हैं वो अपनी बना सकेंगे।
अब इसमें दो चीज है जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, गोपाल जी जैसा बता रहे थे, मुझे मुश्किल लगता है कि आज कुछ तुरंत निर्णय आ जाए, लेकिन फिर भी चूंकि कल हाईकोर्ट में ये मामला लंबित है और वहां पे फैसला आना है, इसलिए ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एक पक्ष को एक तात्कालिक कुछ फैसला तो वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई दे ही दे, या तो हो सकता है कि वो हाईकोर्ट में जो मामला है उसको रोके और या सुप्रीम अध्यक्ष को निर्देश दे कि जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं करता है तब तक आप भी फैसला ना कीजिए। लेकिन दो चीजें हैं, अगर वो ये हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट को शायद विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो जो उन्होंने नोटिस दिया है उस कार्रवाई पे आगे बढ़ सकें, और फिर उनका जो फैसला होगा उसको भले ही बाद में चैलेंज कर दे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एक बार ही वो फैसला कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं आप वापस जाइए हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट का फैसला जो है उसी के बेसिस पे मामला तय होगा, तो फिर अध्यक्ष के हाथ बन जाएंगे। अब इसमें दिक्कत यह है कि पायलट कोर्ट जो है वो उसने कैविएट भी दाखिल कर दी है और एक उसने याचिका लगाई है हाईकोर्ट में जिसमें उसने कहा है कि केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि उसने 10th शेड्यूल को ही चैलेंज किया है। अब आप देखिए कितने मजाक की बात है कि 1992 से आज तक जितने फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के ये 10th शेड्यूल के मामले में 1002 के मामले में, तो उसमें आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन आज इतने सालों बाद जाकर के आप उस शेड्यूल को ही चैलेंज कर रहे हैं, तो ये तो वापस मामला सारा पुराना घूम जाएगा। जो लार्जर बेंच थी उसके पास ही फिर मामला जाएगा। एक तरीके से मुझे मामला लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। संजय जी, लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है। भारत में जिस तरह से पूरे संवैधानिक लोकतंत्र की परिकल्पना की गई, उसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग अलग पूरे जो उनके दायरे हैं वो निर्धारित किए गए, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि अपने अपने दायरों को लेकर, अपने अपने अधिकारों को लेकर लगातार एक सजगता रही है। इस समय जो हमारा वर्तमान राजनीतिक पूरा सिस्टम है वो जिस तरीके से खुद ले जाकर न्यायपालिका के सामने चीजों को रख रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें तो जो कार्यपालिका है हमारी, वो अपने अधिकारों को खुद ही एक तरह से उसे छोटा कर रही है? क्योंकि मुझे याद है कि किस तरह से सोमनाथ चैटर्जी ने, जब उनको सुप्रीम कोर्ट की नोटिस आई थी, लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने उस नोटिस को, कहते हैं ये मुहावरा भी हो सकता है कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। क्या आज ये सब करते हुए हमारा जो वर्तमान जो विधायिका है, माफ करिएगा मैं कार्यपालिका पहले कह गया था, उस विधायिका ने अपने अधिकारों को सीमित करने का एक अवसर प्रदान किया है न्यायपालिका को? पंकज जी, आपातकाल के दौरान जुडिशरी का जो रवैया था उसके बाद काफी आलोचना हुई थी, और 80 के दशक से हम लगातार देख रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ता जा रहा है, और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व का है, क्योंकि उसने जिस तरीके से अपना ग्राउंड सीट किया, उसके खिलाफ जिस तरीके से एक माहौल बना जनता में भ्रष्टाचार वगैरह सारे मामलों को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट एक एक करके सारे अधिकार अपने हाथ में लेता गया। अब आप इस मामले को देखिए, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें साफ लिखा गया है कि अध्यक्ष को पावर है, अध्यक्ष सुप्रीम है, उसके फैसले को रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन 1992 के कोहतो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार अपने पास ले लिया और कहा कि नहीं, हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये तो विधायिका की कमजोरी है, उसने अपना यही दरअसल संकट है। आज कोई भी पक्ष में हो सकता है, कोई भी विपक्ष में हो सकता है, लेकिन विधायिका अपनी शक्ति को खुद ही कटौती करने में लगी हुई है। तो आप इस विडंबना को भी समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस सारी बातचीत के लिए। राजस्थान का सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। स्पीकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद अब पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक और अर्जी लगाई है, जिसमें केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का आग्रह किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2A को संवैधानिकता को चुनौती दी है, इसलिए केंद्र सरकार को इसमें पार्टी बनाया जाए। हमारे साथ रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से। सीधे बात करते हैं। रामस्वरूप, ये जो नया दांव, जो एक कहा जाए कानूनी दांव है, इसका क्या अर्थ हुआ ठीक, और इसका क्या असर राजनीतिक गलियारों में पड़ता दिख रहा है?
देखिए, पहले मैं वो बता दूं कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने सोमवार को और पहले शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष से यह आग्रह किया था कि वो नोटिस का जो जवाब देने की समय सीमा थी उसको बढ़ाया जाए, लेकिन सोमवार को उस आदेश में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, डायरेक्ट का, यानी कि निर्देश दिए गए थे। तो विधानसभा स्पीकर ने उस निर्देश शब्द को ही लेकर के आपत्ति जाहिर की थी। उसी के रूप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की कि हाईकोर्ट जब उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को चैलेंज कैसे किया जा सकता है, उनको निर्देश कैसे दिया जा सकता है। इसी वजह से वो वहां पर एसएलपी लगाई गई थी। लेकिन जहां तक बात है कि पक्षकार बनाने की, तो ये एक कह सकते हैं कि इस मामले को और अधिक लंबा खींचने के लिहाज से दोबारा से एक याचिका लगाई गई है कि इसमें केंद्र को भी पक्षकार बनाया जाए। हालांकि जैसा कि दो और वकील थे राजस्थान के हाईकोर्ट के, पूनमचंद भंडारी और विमल चौधरी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अनुसूची 10 की पैरा जो 21A है उसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसको चैलेंज किया जाएगा, अगर उसको खत्म किया जाएगा तो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा देश में। कोई भी विधायक होगा, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो शायद अगर शुरू होगा तो फिर संसद तक बात जाएगी और लंबे विवाद और विमर्श की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। रामस्वरूप, आपका बहुत शुक्रिया।